गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम पदार्थ के बारे में पढ़ा था, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने यौगिक और तत्व के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, तत्व का अणुसूत्र और यौगिक के अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इनकी पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रासायनिक सूत्र, यानी कि रासायनिक सूत्र कहते किसे हैं। बच्चों, तत्व के अणु में जो तत्व होता है उसके अणु में एक ही तरह के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में क्या होते हैं, दो तरह के परमाणु होते हैं, कुछ में तीन तरह के परमाणु होंगे और कुछ में तीन से ज़्यादा भी परमाणु हो सकते हैं। इसी तरह यौगिक का जो अणु होता है उसमें वो बहुत सारे परमाणु से मिलके बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणुसूत्र को उसके परमाणुओं को प्रतीक के रूप में लिखते हैं। जब हम उसको लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन हमें लिखना है तो हम H लिखेंगे और दो हाइड्रोजन है तो H2 लिख देंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी इसमें मिला हुआ है तो उसमें C लिख देंगे। तो इसलिए परमाणुओं प्रतीक के समूह को, यानी सबके हमने परमाणु के प्रतीक लिख दिए, उनके समूह को हम रासायनिक सूत्र कहेंगे। अब बात आती है तत्व का अणुसूत्र, यानी किसी तत्व का अणुसूत्र कैसे लिखेंगे। किसी तत्व के अणु को दर्शाने के लिए जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु जो होता है वो दो हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H के प्रयोग करते हैं, उसमें H2 लिख देंगे हम, H2 यानी नीचे 2 लिख देंगे। इसका हमें पता चल जाएगा कि दो परमाणु मिलके हाइड्रोजन का एक अणु हमारा बना हुआ है। यानी किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में सूत्र कह देते हैं हम। जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही दो परमाणु होते हैं। जैसे हम इसे लिख देंगे O2, N2, Cl2, Br2, I2, इस तरह से हम लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके एक अणु में दो परमाणु हैं। ये इनके अणुसूत्र हैं। इसी तरह फॉस्फोरस में जो होते हैं 4 परमाणु होते हैं और सल्फर में क्या होते हैं 8, तो इसे हम लिखेंगे P4 और S8, यानी कि P4 का मतलब यानी इसके एक अणु में 4 परमाणु हैं। अधिकांश धातुएं परमाणु के समूह के रूप में रहती हैं, अतः इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाते हैं। अब आती है बात की परमाणुकता। परमाणुकता से मतलब क्या है, किसी तत्व के एक अणु में उसके कितने परमाणु उपस्थित हैं तो उसे उसकी परमाणुकता कहेंगे। जैसे H2 हमने लिखा था, N2 लिखा था तो इनकी परमाणुकता क्या थी हमारी 2, और हमने P4 लिखा या S8 लिखा तो इनकी परमाणु कितनी हुई, P4 की 4 हुई और S8 की 8 हुई, तो इसे कहेंगे इसकी परमाणुकता। अब आती है बात यौगिक का अणुसूत्र। अब कई सारे अणुओं से मिलकर यौगिक बन जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिला के क्या बना देते हैं, यौगिक। कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, अतः यौगिकों को भी अणुसूत्र के रूप में हम दर्शाते हैं। यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, निश्चित। चूंकि परमाणु सामान्यतः अविभाज्य है तो यौगिक के अणु और अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या पूर्णांकों में लिखी जाएगी, यानी पूरी पूरी लिखी जाएगी, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, आधी अधूरी नहीं लिखेंगे। उदाहरण के लिए हमारा एक यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड, कि इसके एक अणु में क्या है, एक तो हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है, तो इसे हम लिख देंगे HCl के रूप में लिख देंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। यानी यदि किसी यौगिक के एक अणु में स्थित विभिन्न परमाणु की संख्या 1 हो तो अणुसूत्र लिखने में एक अंक को संकेत के साथ पदांक के रूप में नहीं लिखते। एक तो हम लिखते नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा उसे लिखेंगे। जैसे जल का एक यौगिक ले लो तो जल का जो एक अणु है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, तो इससे जल का अणुसूत्र क्या हुआ हमारा, H2O। यानी कि परमाणु प्रतीकों का वह समूह यो दर्शाता है कि यौगिक के एक अणु में किसी तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। तो किसी यौगिक का अणुसूत्र किस चीज़ पर डिपेंड करेगा,
उस यौगिक का एक अणु तत्व जिससे वह यौगिक बना है और यौगिक के एक अणु में स्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। किसी तत्व का संकेत किन किन सूचनाओं को व्यक्त करता है? तो क्या किस चीज़ की सूचना होगी? तत्व का नाम पता चल जाएगा एक तो हमें, दूसरा तत्व का एक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन H है, हाइड्रोजन तत्व पता चल जाएगा इसका एक परमाणु है, अगर H अकेला लिखा हुआ है, अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 परमाणु। रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने से क्या लाभ है? हमें क्या लाभ है कि हम प्रतीक यूज करते हैं? तो रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे पता चल जाता है कि अभिक्रिया के में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तत्व के अणुसूत्र से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु में प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यौगिक का अणुसूत्र किसे कहेंगे? परमाणुीय प्रतीकों का वह समूह यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप करेंगे, जल के अणु और ऑक्सीजन के अणु में क्या अंतर है? अब जल जो है वो तो 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से बना है H2O, जबकि ऑक्सीजन में क्या है 2 अणु हैं O2 के, यानी कि O2 है तो एक अणु में 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, लेकिन जल में अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। फास्फोरस और सल्फर के अणुसूत्र लिखे, तो फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? P4 और सल्फर का S8। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी तत्व की परमाणुकता क्या है? परमाणुकता मतलब उस तत्व के अणु में कितने परमाणु आपके उपस्थित हैं, यानी किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता कितनी है? 2। तत्व सोडियम का लैटिन नाम और प्रतीक लिखो, तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, और प्रतीक क्या है? Na। नेक्स्ट प्रश्न, किसी यौगिक का अणुसूत्र किस किस सूचनाओं को व्यक्त करता है? यानी यौगिक है उसका अणुसूत्र किस किस चीज़, ये तो बताएगा यौगिक का एक अणु बताएगा कि एक अणु है यौगिक का, और उसमें तत्व जिन जिन से वह यौगिक बना है, और यौगिक के अणु उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी बता देगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेके नेक्स्ट प्रश्न लेके, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बतानी है आपको, CaCO3। तो इसमें कितने हैं? 5 हैं कुल मिला के। भाई एक तो Ca का हो गया, एक C का हो गया, और 3 ऑक्सीजन के हो गए, यानी 1 + 1 + 3 कितने हो गए आपके? 5। अब आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें कुछ यौगिकों के नाम हैं जो आपको याद करने और अपनी कॉपी में लिखना है, और उनके अणुसूत्र लिखा हुआ है, उसमें तत्वों के नाम और अवयवी संकेत और कितने कितने परमाणु ये, जैसे सोडियम है NaCl, सूत्र क्या है? NaCl, नमक को कहते हैं। तो इसमें एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम का संकेत Na, क्लोरीन का Cl, और इनमें एक एक परमाणु है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ए का संकेत C, ऑक्सीजन का O, और कार्बन के परमाणु कितने हैं? 1 और ऑक्सीजन के 2। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक अम्ल कहते हैं या तेजाब कहते हैं, इसका सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें कौन कौन है? एक तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का संकेत H, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, और परमाणु कितने हैं? 2, 1 और O के 4। अब और कुछ तत्व दिए हुए हैं आपको, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, HNO 1 और ऑक्सीजन के 3। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन सब के दे रखे हैं। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, तो ये आपको सारे के सारे याद करने हैं। जैसे चीनी का है C12H22O11, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने कितने परमाणु हैं, ये सब आपको दिए हुए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। अब आते हैं और भी चीज़ देखिए, किसी तत्व यौगिक के एक से अधिक परमाणु और अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणुसूत्र के पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख देती हैं। जैसे जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिख दिया जाता है। मान लीजिए जल के आपके 2 अणु हैं, एक तो H2O हो गया, अगर 2 हैं तो उसमें आगे 2 लिख देंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? 2H2 लिख देंगे, और 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिख देंगे। तो इस तरह से उनकी संख्या उनके आगे लिख देते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, जैसे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11, यानी कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम लिखने हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 में उपस्थित तत्वों के नाम सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन।
इसी तरह आपको एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। Fe, Al, Cu, Fe, ये आपको याद करने हैं। F फ्लोरीन, Al एल्यूमिनियम, कॉपर आयरन, कॉपर, Fe आयरन, K पोटेशियम, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Hg मरकरी। पदार्थ की कौन सी अवस्था अधिक संपीड़नीय होती है? गैस। ये आपका पिछले उसमें रह गया था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका अम्ल, क्षार और लवण। बच्चों आपने देखा होगा, आप दैनिक जीवन में बहुत से अम्लों का उपयोग करते हैं, जैसे आप नींबू खाते हैं, इमली, सिरका, नमक, चीनी। आपको पता होना चाहिए ये अम्ल है या क्या है। जैसे आपका नींबू का रस है, वो आपको कैसा लगता है? खट्टा, तो उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। संतरे का रस है, वो भी आपको खट्टा लगता है, उसमें भी साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका खट्टा लगता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। दही खट्टी लगती है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इमली वो भी खट्टी होती है, उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। यानी कि अम्ल किसे कहेंगे? जो स्वाद में खट्टे हों, उन्हें अम्ल हम कहेंगे। तो ये आपको याद करना है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, संतरे में कौन सा, सिरके में, इनके अम्लों के आपको नाम याद करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अम्ल। अम्ल का मतलब अभी मैंने बताया, जो स्वाद में खट्टे हों। इनका खट्टापन इनमें उपस्थित यौगिक के कारण होता है, जो अम्ल कहलाता है। जो एसिड शब्द है हमारा, वो लैटिन भाषा के एसियर से बना है। यानी अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। यानी कि अम्ल की जो परिभाषा होगी वो होगी वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल भी आपके अलग तरह के होते हैं। जो भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं अम्ल, उनको हम प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देते। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू में, संतरे में, इनकी दुर्बल प्रतिकार इनका उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जा सकता है। यानी कि इन्हें आप खा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ अम्ल क्या होते हैं? वो ऐसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। अगर त्वचा पे पड़ जाएं तो हमारी त्वचा को जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो आपका तेजाब होता है बैटरी का, अगर आपकी त्वचा पे गिर जाए तो जला देगा। नाइट्रिक अम्ल, इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना चखना हानिकारक होता है, इसलिए इनको छूना हमें नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उन्हें हम कहेंगे तनु अम्ल। और जो बहुत ज़्यादा गाढ़े होंगे, जिनमें पानी बहुत कम होगा, उन्हें कहेंगे हम सांद्र अम्ल। यानी जिनमें पानी ज़्यादा होगा उन्हें तनु अम्ल, और जिनमें पानी कम होगा उन्हें सांद्र अम्ल। अच्छा, एक बात और बात रखनी है आपको कि अगर हमें सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बनाना है तो क्या करेंगे? हम अम्ल को तनु बनाने समय हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम अम्ल में सीधा पानी नहीं मिलाएंगे, बल्कि पानी में अम्ल मिलाएंगे। इससे क्या होगा? पहले पानी लेंगे, पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाएंगे। कभी भी अम्ल में पानी ले जाए, ऐसा अम्ल से जलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी सांद्र अम्ल को तनु बनाना है तो पानी में अम्ल मिलाना है, ना कि अम्ल में पानी। अब दूसरी बात आती है क्षार। क्षार हम किसे कहेंगे? यानी कि खाने का सोडा। आपने देखा होगा आपके घर में होता है Na2CO3 के विलयन को अपनी उंगलियों में के बीच में रख देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन सा, कसैला सा। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, अम्ल या क्षार कहलाते हैं। जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं वे एल्कली कहलाते हैं। जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, चूने का पानी हुआ, NH4OH हुआ, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार। यानी जो कसैले हों और साबुन जैसे लगे, उन्हें हम क्षार कहेंगे। सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अम्ल और क्षार की पहचान। अम्ल और क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे? इनके लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो सूचक कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सूचक। इन सूचकों को जब किसी अम्ल या क्षारीय पदार्थों में मिलाया जाता है तो इनका रंग बदल जाता है। मान लिया अम्ल में मिलाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, क्षार में मिलाएंगे तो अम्ल बदल जाएगा। और जैसे लिटमस हुआ, हल्दी हुई, गुड़हल की पंखड़ी हुई आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। यानी कि लिटमस, हल्दी, गुड़हल ये क्या होंगे? प्राकृतिक रूप से। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्राय हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ये लिटमस पेपर आपकी प्रयोगशाला में भी होगा। लिटमस पेपर नीले और लाल रंग की कागज़ की पट्टी के जैसे होते हैं।
नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर क्या हो जाता है? लाल। अगर आप नीला लिटमस पेपर लेंगे और उसे अम्ल में आपने डुबो दिया तो वो क्या हो जाएगा? लाल। और लाल लिटमस पेपर को अगर आप क्षार में डुबो दें तो वो क्या हो जाएगा आपका? नीला। सामान्य रूप से पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। जो लिटमस पेपर होता है आपका वो आपको लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। इसी तरह गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ी भी सूचक के रूप में कहा जाती है। क्या होता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है। यानी अम्लीय विलयन में अगर गुड़हल के फूल डालेंगे तो गहरे गुलाबी हो जाएंगे। और क्षारीय विलयन में कैसे हो जाएंगे वे? हरे। यानी कि आपके पास अम्ल है कोई, मान लीजिए सिरका, या सिरके में आप गुड़हल का फूल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा। इसी प्रकार हल्दी भी क्या है आपका? प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। मान लीजिए हल्दी के दाग कैसे हो जाते हैं? अगर आप उसमें साबुन रगड़ेंगे तो वो लाल हो जाता है। तो ये आपकी अम्ल और क्षार की पहचान होती है। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त क्या क्या यूज करते हैं हम? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है? पीला। फिनोप्थिलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी आपका हो जाता है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह क्षार किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षार या बेस कहलाते हैं। जो भस्म क्षार जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, COH का ओल्ड ट्वाइस। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तनु अम्ल और सावन अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है उन्हें तनु अम्ल कहेंगे। और जिनमें अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। उसके बाद लवण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर करना चाहो तो प्रश्न कर सकते हैं। ऑक्साइड किसे कहेंगे? ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। इस प्रश्न को भी आप कर लेंगे। अम्लीय ऑक्साइड किसे कहेंगे? अधातु और ऑक्सीजन से बने ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, जो पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। C+O2 = CO2। इसी तरह क्षारीय ऑक्साइड धातु और ऑक्सीजन संयोग से बने ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूचक किसे कहते हैं? यानी अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले विशेष पदार्थों को सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है, जैसे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। 3 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचकों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे सूचक? लिटमस, हल्दी, गुलाब की पंखुड़ी। 2 प्रश्न और आपको, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसी तरह इमली और कच्चे आम में कौन सा मिलता है आपको? टाइट्रिक अम्ल। इस तरह के ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट करेंगे और अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। धन्यवाद।